Please, may I come in, sir? Yeah. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sorry, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. So, अंतरिक्ष Yes, sir. बड़ा अनयूजुअल नाम रखा है आपके पेरेंट्स ने. Sir, I will consider it as unique. It's a unique name. Yes, sir. पर फिर भी आप अंतरिक्ष स्पेस प्रोग्राम में नहीं जा रहे हैं. Sir, आपका तो नाम भी वैसे ही रखा गया है. इसरो में क्यों नहीं जाते? सर हम सभी लोग किसी न किसी फॉर्म में देश की सेवा करना चाहते हैं और मुझे लगता है मैं प्रशासनिक सेवा में पर मेटलर्जी का तो रोल होता है ना इसरो में, तो फिर वहीं बिल्कुल सही फिट होता. क्यों नहीं जाना चाहते उधर? सर एक्चुअली ग्रेजुएशन स्ट्रीम भी डिफरेंट रही और उतना खास इंटरेस्ट भी नहीं था. शुरू से इंक्लिनेशन पब्लिक सर्विस की तरफ था, इसीलिए ये फील्ड चुनी सर. तो मेटलर्जी किसने सेलेक्ट करके दिया आपको? सर ये चॉइस प्रेफरेंस पे मिली थी, जो काउंसलिंग होती है IITs एंड ITs के टाइम, उसमें रैंक के हिसाब से. तो फिर जब इंटरेस्ट नहीं था तो छोड़ देना चाहिए, तो कुछ और सेलेक्ट कर लेते. सर अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, अच्छा कॉलेज मिल रहा था, इसलिए स्कोप भी थे इसमें और न्यू फील्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए इसको. और वो तुम रायपुर में है तो वहाँ तो माइनिंग का खजाना है, तो कैंपस ऑन कैंपस सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्ट. आपका कंपनी आती होंगी वहाँ ढेर सर सारी. डायरेक्ट ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ था सर, भारत एल्युमिनियम कंपनी में. और फिर भी आप छोड़ के चले आए. यस सर. यस सर, क्योंकि मैंने इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ था और साथ साथ मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन करने की सोची, तो मुझे लगा मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ दोनों तरफ, इसलिए सर मैंने जॉब लेफ्ट करके अपना फुल टाइम प्रिपरेशन पे लगाना स्टार्ट किया. ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? सर ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है सर. सोशियोलॉजी है. Yes. क्यों चूज़ किया है सोशियोलॉजी आपने? सर सोशियोलॉजी बेसिकली डील करता है कि पब्लिक कैसे बिहेव करती है, सोशल चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं हमारी सोसाइटी के, और मुझे सोसाइटी के बारे में पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था शुरू से. सामाजिक व्यवस्था का प्रशासन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ बताएं? यस सर. सर सामाजिक व्यवस्था ही हमारी सोसाइटी को डिफाइन करती है. जैसी सामाजिक व्यवस्था रहेगी, सपोज़ ट्रेडिशनल सोसाइटी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी कही जाती है, तो जो भी पहले लॉ बनते थे या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन थे उसमें पैट्रियार्कल नॉर्म रहते थे. अभी क्या है सर, इक्वालिटी की तरफ चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ चल रहा है. जो हमारी सोशल व्यवस्था जिस तरफ से बन रही है उसी तरफ से सोसाइटी में अब वुमेन लिटरेसी रेट भी ऊपर हो रहा है, इक्वालिटी की बातें चल रही हैं. पहले वुमेन्स को ग्लास सीलिंग फेस करनी पड़ती थी हायर इससे पोस्ट पे. प्रशासन के ऊपर इम्पैक्ट बताएं. ये तो सोसाइटी के चेंज बता रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? सर ज़्यादा भागीदारी होगी दोनों जेंडर की, और जेंडर न्यूट्रल लॉज बनेंगे सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से. अगर हमारी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम रहेगा. चलिए थोड़ा सा दूसरे रूप में प्रश्न पूछता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं. आपको समाजशास्त्र का ज्ञान है, इस ज्ञान का प्रशासन बेहतर तरीके से चलाने में क्या उपयोग होगा? ओके सर. सर पीपल की थिंकिंग कहाँ पे कैसे है, लोग किस एरिया में क्या दिक्कतें हैं. सपोज़ किसी ट्राइबल या रूरल एरिया पे रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी को लूँगा तो सोनभद्र रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल गोंड पॉपुलेशन को हम लोग लेंगे, तो वहाँ की सोशल थिंकिंग क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है पॉपुलेशन का, वहाँ क्या सोशल इतिहास रहा है, इस रीजन में क्या डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट है, कितना लैक करता है, उस हिसाब से सर जो भी वहाँ का सामाजिक व्यवस्था होगी जो पहले से चली आ रही है उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिलेटेड चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट करेगा. तो इसका मतलब जो समाजशास्त्र जिसने नहीं पढ़ा होगा वो ये काम बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है सर. जिसने नहीं पढ़ा होगा वो भी बेहतर ढंग से कर पाएगा, बट शायद समाजशास्त्र पढ़ने पे लोगों के दिमाग विचारों के बारे में एक एज मिल सकता है, ये मैं कहना चाहूँगा. ओके. एथनिसिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है सोशियोलॉजी में. यस सर. और एक भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी माना जाता है. क्या है ये? सर एथनिसिटी हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, क्या रेस एंड एथनिसिटी हमारी रही है, कहाँ से पूर्वज आए हैं. तो इसकी कई सारी थ्योरीज़ हैं सर. कई लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी है हमारी. कई लोग कहते हैं कि ये जैसे हमारे स्कॉलर है एक MN श्रीनिवास, उन्होंने कहा है कि ये GS घुरे हैं हमारे स्कॉलर, उन्होंने कहा है कि नॉर्थ इंडिया के लिए ये एथनिसिटी की स्टोरी सही है पर साउथ इंडिया के लिए ये चीज़ नहीं, क्योंकि पहले से
हमारे दास यूज़ जो थे वो मिक्स हो चुके क्या थे ये सर। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है? सर मैं इसको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक विविधता की तरह देखता हूँ, क्योंकि इंडिया हमारा सैलेड बाउल कल्चर कहलाता है इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग पॉट कल्चर। कभी कभी सर ऐसे कुछ चीज़ें निकल आती हैं जैसे नक्सलिज्म जो हमारे, या फिर खालिस्तान इशू जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट प्रोवाइड करता है। यहाँ तो एथनिसिटी का इशू नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट में है एथनिसिटी का इशू तो बेसिकली। सर यहाँ भी उतना नहीं है, बट मेन अभी जो चल रहा है ब्रू, रोहिंग्याज एट्सेट्रा, वहाँ ज़्यादा है सर। यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है सर। टेल अस समथिंग हाउ यू व्यू योरसेल्फ, सर अपने बारे में कुछ बताइए। Okay, sir. Sir, as you know, my name is Andrish Kumar. I'm born and brought up in Prayagraj, Uttar Pradesh. I had my mother and a younger brother in my family. I completed my 10th and 12th from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Prayagraj. Then I got Gale Super 100 scholarship from Abhyanand sir. There I prepared for IIT JEE as well as NIT. I got admission in NIT Raipur and done my metallurgy engineering from there. During the course of my engineering, sir, I got placed in Bharat Aluminium Company, Vedanta Resources. There I worked for 31 months as assistant manager. चलिए, वो सब आपका इधर है। सोशल मोबिलिटी में पॉजिटिव अफर्मेशन, जिसको हम लोग इंडिया में रिजर्वेशन कहते हैं, उसका क्या रोल रहा और वो कितना सफल रहा? सर बेसिकली सोशल मोबिलिटी हम लोग बात करते हैं कि जो एक भी कोई भी डिप्राइव सेक्शन है उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपने क्लास में ऊपर बढ़ने के लिए। तो कास्ट क्या है, हमारी डिजिटल स्ट्रक्चर है, और क्लास ओपन स्ट्रक्चर है। रिजर्वेशन के थ्रू सर जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन था, हिस्टोरिकली डिप्राइव सेक्शन था, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आकर पढ़ाई करने के लिए। रिजर्वेशन चाहे वो अपना अपना पॉलिटिक्स हो, उसमें रिजर्वेशन सीट्स का, तो इसके अकॉर्डिंग उनको अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़ने का मौका मिला। सर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि कहा जाता है कि रिजर्वेशन को एक स्पेसिफिक तबके ने साइडलाइन कर लिया है। फॉर एग्जांपल इन राजस्थान में जो मीना कम्युनिटी है वो उसको साइडलाइन कर लिया है, और वेस्टर्न यूपी में कहा जाता है जाट और यादव का ज़्यादा बेटरमेंट है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल फ़ायदा हर कम्युनिटी नहीं उठा पाई है, जिस पे काफ़ी रिपोर्ट्स भी आई हैं सच्चर कमेटी की, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट सर, कि कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिला है। सच्चर कमेटी इससे रिलेटेड थी यस सर, आई गेस। या माइनॉरिटी से रिलेटेड थी? सॉरी सर, आई एम गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। एक खाप पंचायत का सिस्टम है, यस सर। उसको आप कैसे व्यू करते हैं? सर खाप पंचायत जो है हरियाणा और वेस्टर्न यूपी एरियाज़ में ज़्यादा फोकस रहती हैं। उसको मैं ऐसे व्यू करता हूँ कि सर एक स्पेसिफिक कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए डील करते हैं, बट जब हमारी लीगल फोर्समेंट और क्या कहते हैं लीगल अथॉरिटीज़ पूरी तरीके से सक्षम है, तो उसकी पावर को या तो किसी एक्ट के थ्रू लीगलाइज करना चाहिए ऑल ओवर इंडिया, बट उससे नुकसान भी है। कास्टिज़म में भी इन्फ्लुएंस होगा, कास्ट रिलेटेड डिमांड बढ़ सकती हैं। लोकल लेवल पे सर खाप पंचायत जो कास्ट रिलेटेड लोकल इश्यूज़ होते हैं उनको सुलझाने का काम करती है, मीडिएशन का काम करती है। ये मेन है सर। नक्सलिज्म को कैसे, क्यों नक्सलिज्म कुछ पार्ट्स में है और उसको कैसे हम डील कर सकते हैं? सर नक्सलिज्म बेसिकली स्टार्ट होती है इसकी अराउंड 1950-60s में वेस्ट बंगाल एरियाज़ में, वहाँ से स्टार्ट होता है नक्सलिज्म। जो हमारा भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड चीज़ें थी, जहाँ ट्राइबल्स की ज़मीन लेके अधिग्रहण किया जा रहा था और उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, उनका जो होम था, नेचर फर्स्ट थी, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। इसके कारण ये मूवमेंट जन्मा और काफ़ी स्टेट में स्प्रेड हुआ, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एट्सेट्रा। ये हमारे सर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है। 2007 में सुकमा में हमला हुआ था जिसमें हमारे मिनिस्टर्स भी मारे गए थे। इसको सर ख़त्म किया जा सकता है प्रॉपर काउंसलिंग से, प्रॉपर डेवलपमेंट से, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से, पब्लिक का ट्रस्ट जीतने से, और इंस्टेड ऑफ जस्ट हम लोग
इंस्टेड ऑफ जस्ट हम लोग एक्ट करने की जगह प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन करके रिस्पॉन्स ले, उनकी रिहैबिलिटेशन एज वेल एज सरेंडर पे नक्सलिज्म के बात करें, इसके थ्रू हम लोग इसको सही कर सकते हैं। एनी आइडिया अबाउट व्हाट आर प्रिवेंटिव फूड्स? प्रिवेंटिव खाना क्या है, प्रिवेंटिव फूड्स क्या हैं? सॉरी सर, एग्जैक्टली आई डोंट नो। जितना यूनिक आपका नाम है, यस सर। उतनी ही इंटरेस्टिंग आपकी हॉबी लगी मुझे, काइट फ्लाइंग। यस सर। टेल अस, वी आर एब्सोल्युटली इन द डार्क अबाउट दिस स्पोर्ट। ओके सर, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। कार्ट फ्लाइंग की शुरुआत सर कहा जाता है चाइना में हुई सबसे पहले, अराउंड 3000 ईयर्स अगो, जब सिल्क से। अच्छा, वहाँ से तो नहीं शुरू कीजिए, नहीं तो पूरी शाम निकल जाएगी। हमें सिर्फ ये बताइए कि हमारी काइट्स और आसपास के पड़ोसी देशों में काइट्स में क्या अंतर है? सर हमारी काइट्स जो होती हैं वो बेसिकली, इसको सिंपल हिंदी भाषा में लड़ाई झगड़े वाली काइट्स कहते हैं, मतलब काटने वाली टूर्नामेंट होता है जो। और अगल बगल देशों में जैसे साउथ कोरिया हो गया, चाइना में हो गया, वहाँ पे इसको फैशन के लिए उड़ाया जाता है, किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल्स पर उड़ाया जाता है कि इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस, चाहे जैसे चाइना में ड्रैगन्स, बड़ी बड़ी काइट्स उड़ाई जाती हैं। इंडिया में बेसिकली जो काइट्स बनती हैं सर हमारी, उसको एक कंपटीशन की तरह लड़ाया जाता है, टीम बना के एक दूसरे से लड़ाना। हमारे यहाँ भी जैसे बसंत पंचमी होती है होली के फेस्टिवल पे और मकर संक्रांति पे। ठीक है, आप तो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, अब बताइए काइट ऊपर क्यों जाती है? सर काइट ऊपर तब जाती है जब इसको एक एरोडायनेमिक फ्लो मिलता है हवा का, तब ये ऊपर जाती है सर। मतलब कि आप कुछ नहीं करें, एरोडायनेमिक फ्लो से अपने आप ऊपर चली जाएगी? उसको अगर आप मेरे से पूछेंगे सर, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं अभी क्यों, strike आपने कर रहा है। ढील नहीं दी कभी काइट में? ढील भी दी है, खींचा भी है। तो फिर बताइए कि साइंस के हिसाब से क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रही है? कैन आई टेक फ्यू सेकेंड्स सर? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली आंसर दिस क्वेश्चन। ये बताइए, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुआ यूपी में, व्हाट आर द मेन फीचर्स? Sir, the main features were it attracted a 33.90 lakh crore investment offer from various countries. Around 10 partner countries were involved. The highest investment offer from a single firm is from Hong Kong, sir. सबसे ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन में, इन सब एरियाज़ में हमको सबसे ज़्यादा मिला है। टोटल इन्वेस्टमेंट का अराउंड 25% सिर्फ नोएडा को मिला है और ऑलमोस्ट 45% वेस्टर्न यूपी को मिला है। उसके बाद पूर्वांचल बुंदेलखंड एरिया को मिला है सर। पिछली जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी उसके अंदर जो प्रॉमिस हुआ था उसमें से कितना रियलाइजेशन हुआ, कुछ अंदाज़ा है? सर एग्जैक्टली फिगर आई डोंट नो अंदाज़ा? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ था अराउंड 5 लाख करोड़ का, समथिंग 4-5 के बीच में। 4-5 के बीच में इतना हुआ था सर। आई गेस जैसे यूपी प्रगति कर रहा है वेरियस इंडेक्स पे अराउंड 75%। मैं पूछ रहा हूँ रियलाइज़ कितना हुआ उस 4-5 में से? सर एग्जैक्टली आई डोंट नो सर। ये जो आप फिगर बता रहे हैं 33.9, सर इज इट रियल इन्वेस्टमेंट? No, sir, it's not exactly real investment. It involves cumulative investment. उसमें जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीज़ें होंगी वो भी इन्वॉल्व है, वेरियस मिनिस्ट्रीज़ की जो फॉरेन से कैपिटल आएगी वो भी इन्वॉल्व है, जो हमारे डोमेस्टिक कंपनी जाइंट्स हैं सपोज जैसे रिलायंस ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप एट्सेट्रा, सबका इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। और ये सर पूरा कैपिटल ये से आपको किसने बताया कि इसके अंदर गवर्नमेंट का बजट भी इन्वॉल्व है? नहीं, बजट नहीं इन्वॉल्व है सर। तो कौन सा है चीज़ इन्वॉल्व है, फिर बताएं। मतलब जो सर पीपीपी मॉडल पे काम होंगे वो इन्वॉल्व है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, पीपीपी मॉडल के हैं इसमें कई प्रोजेक्ट्स? ये सर हैं। बताएं एक दो। सर एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। ये फ्रेट कॉरिडोर सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? सर फ्रेट कॉरिडोर एक्चुअली लॉजिस्टिक सेक्टर से का इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, बन रहे हैं। उसमें रेलवे से रिलेटेड भी है और रोड रिलेटेड भी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो ये लिंक करता है सर जो हमारे पोर्ट्स हैं मेन, जो रोड जो मेन पोर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं,
इनकी कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए सर फ्राइट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। ये लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है? सर एक्चुअली लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व करता है एक जगह से दूसरे जगह किसी भी वस्तु को मूवमेंट के लिए, बट लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व करता है पैकेजिंग, फर्निशिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्ट डिलीवरी सर। लॉजिस्टिक्स इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। लॉजिस्टिक्स इज अ वाइडर कंसेप्ट। तो अब ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के सेक्टर में काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं। कुछ अच्छे निर्णय जो हुए उनके बारे में कुछ बताएंगे, खास तौर से मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड। ओके सर, अभी लेटेस्ट बजट में सर अनाउंस किया गया है 14 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का यूपी में। उसके लिए अराउंड 25,000 करोड़ रुपीस का टारगेट क्या है? सर एग्जैक्ट टारगेट तो नहीं, टारगेट क्या है मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में? सर डॉक्टर पेशेंट रेशियो के हिसाब से मैं बता सकता हूँ सर। डॉक्टर पेशेंट रेशियो के हिसाब से टारगेट है हमारा 1 डॉक्टर पर 1000%, जो कि अभी इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का टारगेट है। हाँ ओके सर, यस सर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज का टारगेट है। अच्छा, आप थोड़ा बाहर बैठे हैं, हम फिर बुलाएंगे आपको।